हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नाउ वन ऑफ द बेस्ट लिंक चैनल फॉर मैकेनिकल इन इंडिया वेयर वी आर सॉल्विंग आरके जन सॉल्यूशन। और ये हम लोग का है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, हम लोग आरके जन सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये आपका थर्मोडाइनमिक्स है और ये पार्ट नंबर आपका हो जाएगा 10th। इससे पहले 9th वीडियो आ चुका है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 230 तक देख लिए थे। 230 से हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ले जाने हैं लेने वाले हैं गैस टरबाइन के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाला है वो गैस टरबाइन से रिलेटेड होगा। जैसे कि एक होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, फिर आता है कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि वो हम लोग का ईजी होगा। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं जो फ्यूल और कंबसन टेक प्लेस हो, जैसे फ्यूल जो होता है वो सॉलिड फ्यूल भी होता है, लिक्विड फ्यूल भी होता है, गैसियस फ्यूल भी होता है। राइट, तो वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे, गैस टरबाइन का थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क रेशियो क्या होता है। देन वी आर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राइट, तो देखो सबसे पहले भाई गैस टरबाइन होता क्या। देखो गैस टरबाइन क्या होता है कि सबसे पहले जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं सिंपली। देखो गैस टरबाइन क्या होता है कि हम लोग एक गैस टरबाइन में एयर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर कंप्रेसर में क्या करते हैं, सबसे पहले एयर को हम लोग अंदर लाते हैं और उसमें एयर कंप्रेसर में उसको कंप्रेस्ड करते हैं। और एयर कंप्रेसर में कंप्रेस्ड करने के बाद उसको कंबसन चेंबर में डालते हैं जहाँ पे ये बर्न होता है। और बर्न होने के बाद कंबसन चेंबर में बर्न होने के बाद जो हमको स्टीम मिलता है उस स्टीम को इम्पीच करते हैं टरबाइन के ब्लेड में। टरबाइन के ब्लेड में स्टीम मतलब स्टीम को इम्पीच करते हैं, मतलब उसको हाई वेलोसिटी से उसको इम्पीच किया जाता है। उसके बाद उससे जो हमको वर्क मिलता है उस वर्क को हम लोग वर्क में मतलब उपयोग में लाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मशीन को चलाने में हेल्प आता है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग को ओवरऑल नॉलेज है। देखो क्या बोला गया, एक गैस टरबाइन इज ए रोटरी इंजन। ठीक है, गैस टरबाइन क्या होता है कि रोटरी इंजन होता है। इन गैस टरबाइन एयर इज कंप्रेस इन ए रोटरी कंप्रेसर। तो कंप्रेस करने के लिए भाई कंप्रेसर हम लोग यूज़ करेंगे। तो एयर को जो कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेसर में यूज़ करते हैं, पास्ट इनटू कंबसन चेंबर। फिर उसके बाद पास्ट कहाँ किया जाता है, कंबसन चेंबर में डाला जाता है। एयर को कंप्रेस करने के बाद कंप्रेसर में कंबसन चेंबर में डाला जाता है जहाँ पे ये क्या होता है, मेरा ये बर्न होता है, एयर क्या होता है वो जलता है। और इसके बाद द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन आर देन मेड टू इम्पिंजिंग ओवर रिंग्स ऑफ टरबाइन ब्लेड विथ हाई वेलोसिटी एंड वर्क एज ए प्रोड्यूस। ठीक है, और इसके बाद क्या गया था, जो मुझे कंबसन चेम्बर से जो मिलता है हमें स्टीम, उस स्टीम को हम लोग जो ब्लेड रहता है टरबाइन का ब्लेड उसमें हम लोग हाई वेलोसिटी से उसको डाला जाता है, जिससे हमको जो वर्क मिलता है उसको हम लोग काम में लाते हैं। अब वर्क टरबाइन जो गैस टरबाइन होता है उसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। फर्स्ट होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन और एक होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। एक थर्ड भी होता है जिसको बोलते हैं सेमी क्लोज गैस टरबाइन। क्लोज मीन समझ लो कि इसमें जो भी गैस रहता है वो मेरा क्लोजली रहता है, अंदर में मूव करता है। जो ओपन रहता है वो गैस टरबाइन में जो गैस मेरा सराउंडिंग करता है, यानी प्रोसेस जितना होता है वो ओपन होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन, कैसा मेरा हीट वो एब्जॉर्ब करता है उस बेसिस पे भी हम लोग दो क्लासीफाई किए। एक तो होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मींस कहने का मतलब जब हीटिंग करते हैं हम लोग गैस को, जब एयर को हम लोग हीट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर में उसको हम लोग कूलिंग भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। राइट, तो यहाँ पे हम लोग उस सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो देखो यहाँ पे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, एक कूलिंग चैम्बर होता है। ठीक है, कूलिंग चैम्बर के बाद यहाँ के कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर जो कि किससे चलता है, टरबाइन से चलता है। टरबाइन इसीलिए लगाते थे ताकि ये आपका चला सके जनरेटर को, टरबाइन को और कंप्रेसर को जला सके विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। फिर यहाँ पे आपका हीटिंग चैम्बर है। तो प्रोसेस कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एज शोन इन फिगर, कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर। एक तो इसमें कंप्रेसर लगा रहता है, एक हीटर चैम्बर लगा रहता है, गैस टरबाइन लगा रहता है जो कि ड्राइव करता है जनरेटर को और कंप्रेसर को। गैस टरबाइन क्या हेल्प करता है, मेरा जो टरबाइन लगा रहता है वो मेरा कंप्रेसर और जनरेटर को चलाने में मेरा हेल्प करता है और साथ ही साथ कूलिंग भी करता है वो। ठीक है, इन टरबाइन में एयर इज कंप्रेस एडियाबेटिकली। यहाँ मेरा जो एयर कंप्रेस होता है, सबसे पहले देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है कि भाई सबसे पहले एयर को हम लोग लेंगे, एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे। कहाँ पे कंप्रेस करेंगे, हम लोग करेंगे कंप्रेसर में। कंप्रेस करने का सिंपली हम लोग इंपीच करेंगे टरबाइन पर, उससे हमको वर्क मिलेगा। लेकिन अब बात आता है कि कंप्रेस कैसे करते हैं। तो कंप्रेस अगर बोल दे आपको क्लोज साइकिल टरबाइन में, तो कंप्रेस जो होता है वो एडियाबेटिकली होता है, यानी कि इसमें जो हीट का ना तो इंटरेक्शन होता है सराउंडिंग से ना तो सिस्टम, मतलब हीट लॉस जो होता है वो मेरा जीरो होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, मेरा हीट लॉस बिल्कुल नहीं होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर जो कंप्रेस होता है एडियाबेटिकली होता है, ठीक है, देन पास किया जाता है तो हीटिंग चैम्बर में, क्योंकि अब हमको उसको कंप्रेस करने के बाद जब उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद फिर से हम लोग हीटिंग चैम्बर में डाला जाता है कि और उसको हीट किया जाए, ठीक है। अब द कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे हीट कैसे किया जाता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो हम लोग क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है इसको और एक नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्यों, क्योंकि इसमें जो हीटिंग करते हैं वो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं, राइट। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में हीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग टरबाइन ब्लेड में डाल देते हैं, और टरबाइन ब्लेड में डालने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, उसे डालने के बाद वो रोटेट करता है, और जिससे मेरा क्या करता है, उससे हमको वर्क मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, सिंस हीटिंग एंड कूलिंग of air take place at constant pressure, therefore this turbine is called constant pressure closed cycle gas turbine। और ये किस में वर्क करता है, तो ये जूल साइकिल में वर्क करता है, ठीक है। ये किस में काम करता है, जूल साइकिल में। तो देखो क्लोज साइकिल में क्या क्या याद रखना, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, बहुत सारा चीज़ नहीं याद रखना, कुछ कुछ याद रखना। जैसे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो क्लोज साइकिल इसमें कौन कौन सा चीज़ कौन सी मतलब किस चीज़ से बना रहता है। एक तो कंप्रेसर याद रखना, एक कंप्रेसर लगा रहता है, एक टरबाइन लगा रहता है, ठीक है, एक जनरेटर, एक हीटिंग चैम्बर, एक कूलिंग चैम्बर, इतना इनफ है। इसके बाद अगर इसमें आपको बोल दे कि एयर कंप्रेस्ड कैसे होता है, तो एयर कंप्रेस्ड होता है एडियाबेटिकली, एक चीज़। और हीटिंग जब हम लोग एयर को हीट करते हैं तो वो कैसे होता है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट करता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि एयर जो कंप्रेस होता है वो होता है एडियाबेटिकली होता है, ठीक है। और अगर बात करेगा कि एयर हीट कैसे करते हैं, कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली और हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन बोलते हैं। और ये किस में काम करता था, जूल साइकिल में काम करता है। इतना हो गया। तो चाहे आप ओपन या क्लोज साइकिल का गैस टरबाइन की बात करें या फिर आपका ओपन साइकिल, दोनों जो है वो जूल में ही काम करता है। दोनों किस में काम करता है, आपका जूल साइकिल में ही काम करता है, दोनों जूल साइकिल में काम करता है, ठीक है। तो जूल साइकिल तो दोनों में कॉमन होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखेंगे पीवी एंड टीएस डायग्राम, तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है, देखो यहाँ से 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, और ये आपको देख रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट यहाँ पे हीटिंग किया जाता है। हीटिंग जब करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर में। अब 2 से अगर 3 देखेंगे तो 2 से 3 आपको पता है कि ये आपका आइसेंट्रोपिक है और एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का लाइन इसी तरह होता है पीवी डायग्राम में। तो एडियाबेटिक हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है धीरे, वॉल्यूम मेरा देखो यहाँ से यहाँ हो गया, बढ़ा मेरा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। 2 से 3 बात करेंगे तो फिर से कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, आपका यहाँ पे भी हीटिंग हो रहा है। दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ हीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे 4 से 1, तो ये फिर से आपका आइसेंट्रोपिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा वॉल्यूम धीरे धीरे देखो घट रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो पहला प्रोसेस होता है 1 से 2 हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, 2 से 3 होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 से 4 होता है हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, और 4 से 1 होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये सारे प्रोसेस को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। उसी तरह हम लोग टीएस डायग्राम में भी देख लेंगे। टीएस डायग्राम में 1 से 2 जाता है, 1 से 2 आपका क्या हो जाए, हीटिंग होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। फिर 2 से 3 आइसेंट्रोपिक होता है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, इसलिए एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आइसेंट्रोपी कांस्टेंट, और ये आपका क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है। फिर 3 से 4 जो जाएगा, ये फिर से आपका हो गया क्या, हीटिंग हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, और 4 से 1 जा रहा है, फिर आपका ये कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये हीटिंग यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये कंप्रेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो टीएस डायग्राम हो गया, बात समझ में। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ओपन साइकिल गैस टरबाइन का। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन भी आपका जूल साइकिल में काम करता है, पहला चीज़ ये, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। और इसमें भी जो एयर कंप्रेस होता है वो भी एडियाबेटिकली होता है, दोनों चीज़ कॉमन है, एडियाबेटिकली होता है, ठीक है। ओके, और इसमें जो गैस हम लोग देते हैं, देखो ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर इसमें रहता है, कंबसन चैम्बर रहता है, और गैस टरबाइन रहता है, ड्राइव्स का और ड्राइव्स दी जनरेटर कंप्रेसर, और कंप्रेसर जनरेटर को ड्राइव करने के लिए मेरा यूज़ क्या करते हैं, टरबाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि कंप्रेसर को और जनरेटर को चलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग एयर लेते हैं वो फर्स्ट सक करते हैं एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, और उसके बाद एडियाबेटिकली इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, बात समझ में। उसके बाद ये कंबसन चैम्बर में जाता है, जहाँ पे कंप्रेस होकर ये डायरेक्ट जाता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसमें जो है एयर को हीट जो करते हैं वो हीटिंग नहीं होता। देखिए यहाँ पे हीटिंग का कहीं एलिमेंट नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग क्लोज का बात किए थे तो यहाँ पे हीटिंग कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे, और एडियाबेटिकली हम लोग को एयर कंप्रेस करते थे। यहाँ तो एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ हीटिंग कोई नहीं है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा यहाँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ और क्या ध्यान रखना है,
कि इसमें हम लोग एयर जो ले रहे हैं वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट सक्ड एयर बाय द एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसीलिए ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिया गया है, इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस कंबसन गैस टर्बाइन। क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ बोला गया एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस कंबसन गैस टर्बाइन। क्यों, बिकॉज एज दी कंबसन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस कंटिन्यूसली, क्योंकि कंबसन के लिए जो फ्यूल है वो कंटिन्यूस लेता है। कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। और ये भी आपका जूल साइकिल में आपका जूल साइकिल में वर्क करता है। तो ये चीज़ समझ गए दोनों चीज़, ठीक है। ओके, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका क्लोज में और ओपन में। देखिए बार बार इसलिए कराते ताकि एक बार कराने के बाद हम सोचते हैं कि बार बार आपका कन्फ्यूजन ना हो। क्लोज में क्या क्या बात किए थे, क्लोज में एयर मेरा कंप्रेस होता है एडियाबेटिकली और आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है। दो चीज़ हो गया, ये जूल साइकिल में काम करता है। तीन चीज़ हो गया, इतना आपको ध्यान में रखना। अगर हम लोग ओपन का बात करेंगे, ओपन एयर भी कंप्रेस होता है आपका एडियाबेटिकली, लेकिन और आपका ये भी जूल साइकिल में काम करता है। और इसमें जो एयर है, एयर हम लोग एटमॉस्फेयर से सक करते हैं, इसलिए कंटिन्यूस इसमें हम लोग को सप्लाई मिलता है, मतलब कंटिन्यूस कंबसन चैम्बर में मेरा फ्यूल जनरेट होते रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया दोनों में, इसमें प्रेशर खाली अलग था, इसमें प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, और बाकी कोई ऐसा चीज़ खास है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हीटिंग हम लोग करते हैं, और क्लोज वाले में देखे तो इसमें हीटिंग कोयल यूज़ करते हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर में होता है, इसमें हीटिंग नहीं करते हैं। तो ये हो गया खत्म। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी का। जो थर्मल एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं फॉर आइडियल गैस टर्बाइन के लिए, आइडियल यानी जहाँ पे लॉसेस वगैरह नहीं होता, उसके केस में देखो डायरेक्ट आप फॉर्मूला इसमें पूछा जाएगा कि भाई थर्मल एफिशिएंसी होता क्या, तो इसको आपको याद रखना है। ये थर्मल एफिशिएंसी ये होता है 1 - 1 आर पे पावर गामा -1 गामा, जहाँ पे आर क्या कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा थर्मल एफिशिएंसी। इसके बाद वर्क रेशियो होता है, तो वर्क रेशियो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेट जो भी मेरा वर्क आउटपुट मिलता है और मेरा टर्बाइन कितना काम किया उसको बोलते हैं नेट नेट मतलब आई मीन वर्क रेशियो। क्या बोला जाता है इसको, वर्क रेशियो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वर्क रेशियो यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन। अगर टरबाइन का इफिशियंसी बात करें तो दो तरह का होता है इफिशियंसी। एक होता है आपका थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये चीज़ देखिए, ये आपका दिया गया है, ये आपका क्या है, दिस इज योर टरबाइन इफिशियंसी। ये क्या है, टरबाइन इफिशियंसी, सिंपली इफिशियंसी और टी फॉर टरबाइन है। तो टरबाइन इफिशियंसी क्या होता है, एक्चुअल जो टेम्परेचर ड्रॉप किया और जो आइसेंट्रोपिक है यानी एडियाबेटिक टेम्परेचर ड्रॉप है, वो कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया। क्योंकि आपको पता है कि एयर कंप्रेस होता है आपका किस में, आइसेंट्रोपिक में। तो वहाँ जो टेम्परेचर कितना आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर के लिए ड्रॉप किया और एक्चुअल कितना किया, उसको बोलेंगे क्या, आपका टरबाइन इफिशियंसी। ये आपका टरबाइन इफिशियंसी है। देन इसके बाद देखो, और इस जो ये मेरा जो टरबाइन एफिशिएंसी है, टरबाइन एफिशिएंसी, इसको टरबाइन एफिशिएंसी और एडियाबेटिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन भी बोल सकते हैं। एडियाबेटिक एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो एक्सपेंड होता है वो आपका एडियाबेटिकली होता है। जो एयर एक्सपेंड होता है मेरा वो एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक मतलब जो जब भी एक्सपेंड करेंगे कंप्रेशन करेंगे, उसमें मैंने आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि क्यू जो है मतलब हीट का ना तो लॉस होगा ना ही एंट्री कोई करेगा कोई और हीट, जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। इसलिए इसको आपका टरबाइन इफिशियंसी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग एडियाबेटिक इफिशियंसी भी बोल सकते हैं ऑफ टरबाइन, एडियाबेटिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। जो देख लीजिएगा फॉर्मूला ये चीज़ है, ठीक। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, ये आ जाता है आपका कंप्रेसर एफिशिएंसी। ये आपका था टरबाइन एफिशिएंसी, दिस इज योर टरबाइन एफिशिएंसी। और ये आ जाता है आपका कंप्रेसर एफिशिएंसी। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या होता है, ये होता है आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर और एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड योर कंप्रेसर एफिशिएंसी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल और कंबसन का। फ्यूल, देखो फ्यूल क्या होता है, बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो कि मेनली कार्बन और आपका हाइड्रोजन से बना रहता है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला गया, द फ्यूल मे बी डिफाइन एज द सब्सटेंस कंसिस्टिंग मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन, मेनली कार्बन हाइड्रोजन से बना रहता है, विच ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, इट एटमॉस्फेरिक एयर में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हीट, जिससे हमको बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। जब हम लोग हवा में जलाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, हीट मिलता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज नॉन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है भाई, कैलोरीफिक जो बोला जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, तो याद रखिएगा, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज नॉन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड मतलब जितना वो हीट को जनरेट कर पाया, जितना हीट को जनरेट कर पाया उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बात समझ में, ऑफ फ्यूल, फ्यूल का ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा बोला गया सिंस प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे बोला गया सिंस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी बोलते हैं। जो मैंने शुरू में ही बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत जो इसमें सल्फर का भी कंटेंट पाया जाता है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
ओके। अब मुझे पता है कि फ्यूल जो है वो दो तीनों तरह से पाया जाता है, सॉलिड भी पाया जाता है जैसे लोहा, आई मीन कोयला हो गया, लिक्विड में आप पेट्रोल हो गया, और गैसेस फ्यूल में भी बहुत सारा आता है, वाटर गैस आता है, गैसोलीन आता है, प्रोड्यूसर गैस आता है। तो हम लोग तीनों चीज़ के बारे में वन वन करके देखेंगे। इसके अलावा ईच ऑफ दिस फ्यूल में भी फर्दर सब डिवीजन इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। अब इसको भी हम लोग दो, एक तो होता है नेचुरल फ्यूल और एक होता है प्रिपेयर्ड फ्यूल। नेचुरल में जैसे कोयला हो गया तो ये तो भाई नेचुरल फ्यूल हो गया, लेकिन अगर प्रिपेयर फ्यूल का बात करें तो प्रिपेयर जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कोक हो गया वो बनाते हैं, चारकोल जो हो गया वो हम लोग बनाते हैं, इसी को सब डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल का बात करते हैं। अब सॉलिड फ्यूल क्या हो गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो सॉलिड फ्यूल यहाँ क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि वुड हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ब्राउन कोल हो। देखो आपको पता है कि कोई भी जो कोल होता है, मेनली कोल, कोल का चार पार्ट, चार गो क्लासिफिकेशन हम लोग 10th क्लास से पढ़े हैं। सबसे जो लोवेस्ट आपका रहता है, लो क्वालिटी का रहता है, उसको बोला जाता है पीट। फिर जो उसके बाद आ जाओ उससे फिर से प्योरीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं। फिर आता है बिटुमिनस, और लास्टली मिलता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, पीट में कार्बन का परसेंटेज सबसे कम रहता है, इसलिए ये बेड कोयल में आता है। लिग्नाइट में थोड़ा सा और कार्बन का परसेंट बढ़ता है, बिटुमिनस में और थोड़ा बढ़ता है, और आपका एंथ्रासाइड में सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो देखो सॉलिड फ्यूल में आ गया आपका वुड, पीट, लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। बात समझ में आए। द प्रिपेयर्ड सॉलिड फ्यूल आर वुड, चारकोल। देखो यहाँ पे प्रिपेयर बात किया, ये नेचुरल का बात कर दिया कि सब तो ये नेचुरल है जो नेचुरली हमको मिलता है। बनाते क्या क्या हम लोग, जैसे वुड चारकोल हो गया, कोक हो गया, एक आता ब्रिकेट कोल आ गया, और एक आता पल्वराइज कोल आ गया। सारे पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूल जो हम लोग बनाते हैं। अब बात करते हैं वुड का। वुड में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो वुड बेसिकली बना रहता है मेरा हाइड्रोजन का और कार्बन का। बात समझ में, बस इतना ही याद रखना। और वुड जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू कोल व्हेन बर्न इनटू एब्सेंस ऑफ एयर। वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल। वुड को हम लोग अगर कोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वुड को अगर हम लोग हवा के बिना अगर इसको जलाएंगे, हवा के बिना अगर इसको हम लोग जलाते हैं, हवा के बिना क्या करते हैं, अगर हम लोग जलाते हैं किसको, लकड़ी को जलाते हैं, तो हमको मिलता क्या है, हमको कोल मिलता है, तो हम लोग कोल मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग वुड का बात करेंगे भाई, कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो ये 19,700 किलो जूल पर केजी होता है। कितना होता है, 19,700 किलो जूल पर केजी। और मैंने बताया आपको कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, जितना हीट मिलता है, तो समझ लो इतना हीट हमको मिलता है वुड को जलाने से। बात समझ में आए। अब पीट का बात करता है। पीट जो है कोल का सबसे क्या होता है, सबसे मतलब पहला स्टेज जो होता है, जब हम लोग कोल बनता है एंथ्रासाइड तक जाता है तो पहला स्टेज पीट होता है। बात समझिए, पीट के बाद फिर हमको क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है, फिर आपको बिटुमिनस मिलता है, लास्टली एंथ्रासाइड मिलता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, तो पीट को बोल सकते हैं इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। अगर एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू बात करें, कितना हमको हीट मिलता है जब हम लोग इसको जलाते हैं, तो ये मिलता है 23,000 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी जो है यूनिट होता है हीट का, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं लिग्नाइट का, जिसको हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ये जो होता है नेक्स्ट स्टेज होता है, पीट के बाद हमको मिलता है। ठीक है, पीट के बाद मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि लिग्नाइट जो है ये आपका पहला तो पीट हो गया और इसके बाद बिटुमिनस इसके बीच में होता है, तो वही बोला गया इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका पीट मिला, फिर लिग्नाइट, फिर आपका बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। तो बोल सकते हैं कि आपका पीट और बिटुमिनस के बीच में होता है आपका लिग्नाइट। ठीक है, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू बात करें तो 25,000 किलो जूल पर केजी होता है। उसी तरह अगर बिटुमिनस का बात करें तो बिटुमिनस का अगर बात करेंगे तो ये किसकी से सबसे पीट हो गया, फिर आपका लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड और आपका लिग्नाइट के बीच में होता है क्या मेरा, बिटुमिनस। और बिटुमिनस को बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिग्नाइट, क्योंकि लिग्नाइट के बाद ही आता है। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन का बात करें तो इसमें लगभग जो है 75 से लेकर 95 तक इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पाया जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 33,500 होता है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है उसी से मेरा कैलोरी की वैल्यू भी बढ़ता है। सबसे कम होता है वुड का, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इस हिसाब से, एंथ्रासाइड का। ठीक है, ओके। और इसमें देखो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी पाया जाता है बिटुमिनस में। और यही जो है आप सुने होंगे झारखंड में जो कोल फैक्ट्री माना जाता है इंडिया का, तो झारखंड का झरिया में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोल है। अब आ जाता है एंथ्रासाइड, सबसे बेस्ट कोल माना जाता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा 90 या फिर 90 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन ऑफ परसेंटेज होगा तो ये ज़्यादा इसका कार्बन कंटेंट भी होगा, और कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे मैक्सिमम इसी का होता है। 36,000 किलो जूल पर केजी होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। बात समझ में आए, ओके। अब आ जाता है वुड चारकोल। वुड चारकोल भी आता है, कोक भी आता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिकेट कोल भी आता है सॉलिड फ्यूल में, और आपका पल्वराइज फ्यूल भी आता है। सबके बारे में कोल भी आता है, सारा का सारा जो है ये आपका क्या है, आपका
सॉलिड फ्यूल है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे वुड चारकोल का, तो इट इज़ मेड बाय हीटिंग वुड विथ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, टेम्परेचर नॉट लेस देन 280 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम लोग वुड को हीट करेंगे, लकड़ी को ले लिए, ठीक है, ये मेरा वुड है, और वुड को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, एयर सप्लाई करके, एयर सप्लाई करेंगे और गर्म करेंगे, और टेम्परेचर हम लोग जो है 280 कम से कम रखेंगे, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते हैं। जब इसमें हम लोग गर्म करते हैं, और ये क्लोज वेसल में करते हैं, क्लोज वेसल में मतलब इसमें एयर जो नहीं आ रहा, ठीक है, क्लोज वेसल में करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में, बात समझ में है। एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम लोग करते हैं, मतलब उसमें जो है आपका कोई भी क्लोज वेसल ले लिए और यहाँ पे वुड रख दिए, ठीक है, और इसमें 280 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म कर रहे हैं, और ये आपका क्लोज वेसल है, वैक्यूम में किए, मतलब एयर इसमें बिल्कुल नहीं है, तब जो है हमको मिलता क्या है, तब हमको मिलता है वुड चारकोल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 280 से कम नहीं होना चाहिए मेरा टेम्परेचर, और इसको हम लोग बंद वेसल में रखते हैं जिसमें हवा का इंट्रैक्शन ना हो, ठीक है, और इसको हीट करते हैं। बात समझ में आए। इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वुड चारकोल को मेटलर्जी प्रोसेस में। फिर आता कोक का। अगर कोक का बात करें तो कोक को हम लोग 42 से लेकर 48 घंटा तक हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर, सेम तरीका जिस तरह वुड चारकोल बनाए, इसको भी क्लोज वेसल में रखेंगे और एयर नहीं देंगे, एयर बिल्कुल नहीं रखेंगे, मतलब एकदम वैक्यूम में रखेंगे, लेकिन 42 से 48 घंटा तक इसको हम लोग गर्म करते हैं कोल को। लेकिन इसको देखो, वुड्स को हम लोग हीट करते थे, लेकिन इसको क्या प्रोड्यूस व्हेन द कोल इज स्ट्रांगली हीटेड, या हम लोग कोल को हीट करके, मतलब समझ लो कि कोल से, कोयला से हम लोग बनाते हैं कोक को। लेकिन अगर वुड चारकोल का बात करते हैं, जैसे वुड चारकोल इसीलिए लिखा है, तो वुड से हम लोग बनाते क्या है, वुड से बनाते हैं चारकोल, ठीक है, चारकोल वुड से बनाते हैं। तो कोक को हम लोग 42 से 48 घंटा तक गर्म करते हैं एक बंद कमरा में, या फिर बंद वेसल में जहाँ पे हवा का इंट्रैक्शन ना हो। तो इसमें जो है ये अच्छा बात इसलिए है ना, कोक को माना जाता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज कार्बन जो है 85 से 90 तक, आप देखेंगे मैंने बताया एंथ्रासाइड में 90% मिनिमम होता है, या फिर इससे ज़्यादा होता है मेरा कार्बन परसेंटेज, तो लगभग लगभग 90 तक पहुंच जाता है, समझ लो कितना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये टक्कर दे सकता है आपका एंथ्रासाइड कोल को, ठीक है। अब देखो, जो ये कोक होता है, कोक मेरा एक होता है सॉफ्ट कोक होता है, और एगो हार्ड कोक होता है। अब सॉफ्ट कोक होता है, और एगो चीज़ मैंने जो अभी से बताया कि एक क्लोज वेसल लेते हैं, और क्लोज वेसल में इसको बंद करके हम लोग कोयला को रखते हैं, कोल को क्लोज वेसल में बंद करके रखते हैं, और 42 से लेकर 48 घंटा तक इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। क्या बोला जाता है? कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। तो अगर हम लोग सॉफ्ट कोक बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, तब हमको मिलेगा क्या? सॉफ्ट कोक। लेकिन आपको अगर हार्ड कोक चाहिए होता है तो हार्ड कोक को हम लोग कार्बोनाइजेशन करेंगे कितना से कितना तक, फिर हम लोग को कार्बोनाइजेशन करना पड़ेगा आपका 900 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करेंगे? कार्बोनाइजेशन। देखो बोला इफ़ द कार्बोनाइजेशन कोल इज कैरी आउट 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस रिजल्टिंग इन कॉल्ड लो टेम्परेचर कोक या फिर सॉफ्ट कोक। बात समझ में है? कार्बोनाइजेशन मीन्स क्लोज वेसल में रखेंगे और हवा का इंट्रैक्शन नहीं देंगे, और इसको हम लोग हीटिंग करेंगे 42 से लेकर 48 घंटा तक, उसी को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो अगर टेम्परेचर 500 से 700 रखेंगे तो हमको सॉफ्ट कोक मिलता है, और अगर हम लोग 900 लेकर 1100 तक रखेंगे टेम्परेचर तो हार्ड कोक मिलता है। समझ आया? फिर आता है मेरा ब्रिंकेट कोयल। ये क्या होता है भाई? इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फाइन, देखो क्या होता है, जो ग्राउंड कोल होता है ना, यानी कि कोल जो पूरी तरह से बुरादा टाइप से हो जाता है, बालू टाइप से हो जाता है, उसको हम लोग मोल्ड बना के उसको अंडर प्रेशर में, बात समझ में, अंडर प्रेशर में प्रेशर लगा के बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो प्रेशर लगाते हैं तब जो हमको कोल मिलता है वो हमको मिलता है ब्रिंकेट कोल। सबसे खासियत ये होता है कि इसमें जो है, इसमें जो होता है नो लॉसेस ऑफ फ्यूल थ्रू द ग्रेट ओपनिंग एंड दस इंक्रीजिंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इसमें जो है कोई भी जो है लॉसेस नहीं होता ग्रेट ओपनिंग के टाइम, क्योंकि लॉसेस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये पूरा बाइंडिंग रहता है, अंडर प्रेशर में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इस पर हीटिंग वैल्यू इससे इसके चलते हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। समझ आए? फिर आता है पल्वराइज कोल। पल्वराइज कोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मेटलर्जी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? लो ग्रेड कोल होता है एक, तो पहली बात तो लो ग्रेड कोल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हमको एस मिलता है, राख बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। इज पाउडर टू प्रोड्यूस पल्वराइज कोल। इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये मेरा रहता है कोल, एक रहता है ड्राइड रहता है, सूखा रहता है, इसको सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, पल्वराइज मशीन में इसको डाल देते हैं, फाइन पाउडर बना जाते हैं, और फाइन पाउडर बनाने के बाद हम इसको जो है, जो चीज़ हमको मिलता है उसको बोलते हैं पल्वराइज कोल। इसीलिए पाउडर टाइप का रहता है, इसलिए हम उनको सीमेंट फैक्ट्री और मेटलर्जी प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है मेरा क्या, लिक्विड फ्यूल के बारे में। अब लिक्विड फ्यूल में क्या क्या है, लिक्विड फ्यूल में क्या होगा, ऑलमोस्ट
जो भी मेरा नेचुरल पेट्रोलियम होता है या फिर जो क्रूड ऑयल होता है उसी से जो है हमको मेनली जो है लिक्विड फ्यूल मिलता है। बहुत सारा लिक्विड फ्यूल जो है उसी से हमको मिलता है। अब ये भी मेरा मेनली हाइड्रोकार्बन का ही बना रहता है ना, हाइड्रोकार्बन का ही बना रहता है। इंपॉर्टेंट क्या आ गया, जैसे हो गया पेट्रोल हो गया जिसको गैसोलीन बोलते हैं, केरोसिन हो गया जिसको पैराफिन बोलते हैं, और आपका हैवी फ्यूल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेट्रोल का अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट बस यही है कि भाई ये जो है हाईली मतलब लाइट वेट में होता है और मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड होता है। हाईली लाइटेड होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, और मोस्ट वोलेटाइल होता है फ्यूल, और मेनली यूज फॉर लाइट पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन में ही पेट्रोल यूज़ करते हैं इसको, भी हल्का पेट्रोल इंजन में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और डिस्टिलेशन क्या होता है, साफ़ करते हैं हम लोग, जो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्रूड ऑयल, जो में हमको क्रूड ऑयल मिलता है या फिर बोल सकते हैं जो पेट्रोलियम ऑयल मिलता है, तो पेट्रोलियम ऑयल को हम लोग कैसे उसको साफ़ करके बनाते हैं पेट्रोल, फिर और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब अगर मान लो ये हमको मिल गया पेट्रोलियम, ठीक है, इसको हम लोग हीटिंग किए, हीटिंग करने के बाद हमको मिलता है हैवी फ्यूल ऑयल, फिर ऑयल हीटिंग किए तो मिला केरोसिन, फिर हीटिंग किए तो हमको मिला पेट्रोल। मतलब जब बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं ना, एकदम हाइयर ऊपर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ करते हैं, तब जाकर हमको मिलता है पेट्रोल। तो जब पेट्रोल को हम लोग डिस्टिल, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन, जो हम लोग डिस्टिलेशन से हम लोग पेट्रोलियम को साफ़ करके अलग अलग चीज़ जो है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब बनाते हैं। बात समझ में आया? तो इसका जो डिस्टिल टेम्परेचर होता है वो 65 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतना में इसको हम लोग साफ़ करते हैं पेट्रोल और गैसोलीन को। केरोसिन का बात करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि केरोसिन जो थोड़ा सा हेवी रहता है, पेट्रोल से थोड़ा सा हेवियर रहता है और लेस वोलेटाइल होता है। इसका डिस्टिलेशन टेम्परेचर लिया है 220 से लेकर 345 तक। उसी तरह अगर हेवी ऑयल का बात करें तो हेवी ऑयल मतलब समझ लो डीजल का बात किया जा रहा है, ठीक है। हेवी ऑयल डीजल होता है, थोड़ा गाढ़ा मोटा रहता है, ठीक है। इसका अगर डिस्टिलेशन टेम्परेचर की बात करें तो 345 से लेकर 470 तक होता है। ये चीज़ हो गया। अब बात करेंगे गैसियस फ्यूल का। गैसियस फ्यूल मतलब जो गैस से रहता है नॉर्मली, ठीक है, और ये पाया कहा जाता है अर्थ के क्रस्ट में पाया जाएगा, या फिर जो पेट्रोलियम, जहाँ से पेट्रोलियम निकालते हैं उसके आसपास के फील्ड में पाया जाता है। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आपका मीथेन रहता है जो कि CH4 है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इथेन C2H6 से मिलकर बना हुआ रहता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है आपका कोल गैस। क्या आ जाता है आपका कोल गैस। कोल गैस जो है ये बनता कैसे, ये कार्बोनेशन ऑफ द कोल करते हैं। कार्बोनाइजेशन मैंने बताया था आपका क्लोज वेसल में 48 से 42 से 48 घंटा तक रखते हैं एयर के एब्सेंस में, उसको कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। तो कोल का कार्बोनाइजेशन करके जो है हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें मेनली हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह रो बेसिकली हाइड्रोकार्बन रहता है कोल गैस में, ठीक है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी दिया गया 21 से लेकर 35,000 तक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही 4 का है जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपका आ गया एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। बाकी का उतना नहीं पूछता है। फिर आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का अगर बात करेंगे तो इसमें आपका कोक रहता है, कोयल, कोक और एंथ्रासाइड से मिल के जो है इसको हम लोग बनाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वाटर गैस का आपको बात ले तो वाटर गैस में आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना रहता है, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ खास नहीं। और वाटर गैस जो है ये ब्लू फ्लेम देता है, मतलब इसे जलता जो है वो ब्लू फ्लेम, ब्लू रहता है उसका जलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू वाटर गैस भी बुला जाता है। फिर आपका आ गया मॉन्ड गैस। मॉन्ड गैस में ऐसा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एयर को पास करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम ओवर द कोल। जो वेस्ट कोल होता है, जो हमको ख़राब कोयला होता है, ख़राब कोयला में हम लोग हवा पास करते हैं और साथ में स्टीम पास करते हैं अबाउट लगभग 650 डिग्री सेल्सियस में, तब हमको मॉन्ड गैस मिलता है, ठीक है। फिर आपका आता है ब्लास्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, बट जितना मैंने बता रहा है इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में है? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ओके, तो पिछला पार्ट में हम लोग 230 तक देख लिए थे, 230 के आगे यानी कि 231 क्या बोला, एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो ओपन साइकिल किस में काम करता है, मैंने बताया था जूल साइकिल में, राइट। तो इसका क्या होगा, C, B और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 232, इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। अगर ओपन साइकिल गैस टरबाइन का बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें अगर हीट एक्सचेंजर जो होता है, और ये जो है ये हम लोग यूज़ नहीं करते ओपन वाले में, क्लोज वाले पे यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि कूलिंग करने का, हीटिंग करने का दोनों हम लोग क्लोज में यूज़ करते हैं, ओपन में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सही बोला है। डायरेक्ट कंबसन सिस्टम यूज, ओपन में डायरेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही। एक कंडेंसर भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ बात किया कि द वर्क रेशियो ऑफ गैस टरबाइन इज गिवन बाय। वर्क रेशियो क्या होता है, मैंने बताया था कि हीट सप्लाइड कितना कर रहे हैं और नेट वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर वर्क रेशियो। तो 233 का आपका क्या हो जाएगा, 233 का एक सेकंड, यहाँ पे जो हीट सप्लाई नहीं होता है, वर्क डन बाय द टरबाइन होता है और बाय द नेट वर्क आउटपुट होता है, दैट इज कॉल्ड योर वर्क रेशियो। यहाँ बात किया, ठीक है। यहाँ किसका बात किया,
वर्क रेशियो का बात किया है, ठीक है। जो आपका नेट हीट सप्लाई होता है ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्क रेशियो का बात किया है, तो वर्क रेशियो हो जाएगा टरबाइन कितना वर्क डन कर, नेट आउटपुट कितना मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 233 का ए नंबर। नीचे में आपका बात किया एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन का, तब जो है तब हो जाता है कितना मुझे वर्क आउटपुट मिल रहा है, कितना हीट सप्लाई दे रहे हैं, तब बी हो जाएगा, ठीक है। तो 234 का हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर आ जाता है 235। 235 में क्या, एन आइडियल इफिशियंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन डिपेंड ऑन प्रेशर रेशियो, तो बिल्कुल ये प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो यस हो जाएगा करेक्ट आंसर। 236 का a closed cycle gas turbine gives dash efficiency as compared to open cycle gas turbine। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा किसके बारे में पूछ रहा, क्लोज का बारे में बोल रहा, तो क्लोज का जो हायर इफिशियंसी होगा ओपन से, क्यों, क्योंकि ये जाहिर सी बात है क्लोज है तो लॉसेस वगैरह नहीं होगा, हीट वगैरह लॉस सराउंडिंग में नहीं जाएगा, इसलिए हायर इफिशियंसी देगा कंपेयर अगर हम लोग करेंगे ओपन साइकिल गैस टरबाइन से। 237 क्या बोला गया यहाँ पे, रीहीटिंग इन गैस टरबाइन। अगर रीहीटिंग करेंगे तो भाई रीहीट क्यों करते हैं, एक बार हीटिंग कर रहे हैं फिर दूसरा बार हीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका इफिशियंसी अगर बढ़ेगा तो कौन सा इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी उसका बढ़ेगा, तो इससे क्या हो जाता है मेरा थर्मल इफिशियंसी वो इंक्रीज कर जाता है। तो 237 का ए हो जाएगा। 238 क्या बोला, द वर्क रेशियो ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन डिपेंड अपॉन। तो मैंने बताया था कि जो जाहिर सी बात है अगर ये आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है, पहले मैंने बताया कि गैस जो भी साइकिल रहता है मतलब गैस टरबाइन रहता है वो प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर में ही डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा थर्मल एफिशिएंसी बढ़ता है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, दोनों पे ये जो है ये वर्क रेशियोज पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 239 in an ideal gas turbine plant it is assumed that the compression and expansion process are, मैंने बताया था कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो एडियाबेटिकली होता है, मीन्स ये क्या हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं एसिंट्रोपिक, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 240 क्या बोला गया था, थर्मल एफिशिएंसी, मैंने बताया था क्या हो जाता है आपका थर्मल एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो 1 - 1 अपन हो जाता है कंप्रेशन रेशियो, उसके बाद हो जाता है आपका गामा -1 अपन गामा, तो ये चीज़ होएगा आपका टोटल, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर देखिएगा, डी नंबर आपका राइट है, ठीक है। 1 - 1 अपन कंप्रेशन रेशियो, गामा -1 अपन गामा, यहाँ पे आर क्या आपका कंप्रेशन रेशियो और ये आपका एडियाबेटिक इंडेक्स है जो कि 1.4 होता है, ठीक है। ओके, आ जाता है 241 क्या बोला, गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेटर इंप्रूव। अगर रीजनरेटेड कर रहे हैं तो रीजनरेशन से होता है क्या, मेरा रीहीटिंग करते हैं, उससे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एफिशिएंसी मेरा बढ़ता है। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, यहाँ हम लोग बात किए थे यहाँ पे रीहीटिंग ऑफ टरबाइन, जब रीहीटिंग करते हैं तो मेरा थर्मल एफिशिएंसी बढ़ता है, ये रीहीट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरह को घुमा के दिया गया है कि मेरा गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेटर, तो रीजनरेटर करते क्यों यूज़ करते हैं, रीजनरेटिंग करने के लिए ही, और उसमें रीहीटिंग करते हैं, रीजनरेटर रीहीटिंग करते हैं जिससे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे थर्मल एफिशिएंसी मेरा बढ़ जाता है। 242 हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन। देखो एक चीज़ बताया, आप लोग आंसर पूछते हैं कि जो एयर और फ्यूल रेशियो होता है पेट्रोल इंजन में कितना होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है, ऐसी इंजन में पढ़ा रहे थे तो आपको बहुत अच्छी तरह बताया कि एयर फ्लो रेशियो होता कितना है पेट्रोल इंजन में, आप लोग ये चीज़ बताइएगा। यहाँ पे बोल रहा कि अगर एयर फ्लो रेशियो हम लोग बढ़ा देंगे गैस टरबाइन का तो होगा क्या, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग एयर फ्लो रेशियो को बढ़ाते हैं तो उससे बढ़ाने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरा क्या करता है, जो भी टेम्परेचर रहेगा इनलेट टेम्परेचर मेरा बढ़ जाता है और एग्जॉस्ट टेम्परेचर मेरा डाउन हो जाता है, तो यहाँ क्या रिड्यूस कर जाएगा मेरा एग्जॉस्ट टेम्परेचर, ठीक है, गैस टरबाइन के केस में, राइट। आगे देखते हैं 243 दी, एक सेकंड, द इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन साइकिल आर वेरी लो वेरी हाई, क्या होगा ये इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखिएगा तो हो जाएगा वेरी लो, ठीक है। इफिशियंसी किसका बात कर रहा है भाई, सिंपल गैस टरबाइन का, क्योंकि क्लोज का जो है वो ज़्यादा होता है सिंपल से, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 243 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 में क्या बोला था, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जो मेनली किस चीज़ से बना रहता है, मैंने बताया हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मेनली बना रहता है। 244 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 245 देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल इज नोन एज, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, इसी को तो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते थे ना, हम लोग पढ़े थे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल, दैट इज कॉल्ड और कैलोरीफिक वैल्यू, तो 45 का भी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा देखिए ए नंबर में आपका दिया गया है जितना भी आपका, और यहाँ पे बेसिकली सॉलिड फ्यूल आपका दिया गया और यहाँ पे जो दिया गया कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा तो होगा मेरा
एंथ्रासाइड का, तो एंथ्रासाइड यहाँ पे दिया नहीं है। तो उससे कम देखो, सबसे पहले सबसे कम तो मेरा वुड का हो जाएगा। तो सबसे कम यहाँ पे देखिएगा तो 19,700 है, तो 19,700 हो गया वुड का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा पीट का, पीट फिर लिग्नाइट फिर बिटुमिनस। तो सबसे फिर स्टार्टिंग होता है मेरा कम, यानी कि इसके कम मेरा होगा, इससे कम अगर देखिएगा तो 2300 है, तो यानी ये हो जाएगा आपका इसका पीट का। फिर है 2500 हो जाएगा आपका किसका, लिग्नाइट का, और बिटुमिनस का हो जाएगा 2300। यहीं अगर मेरा एंथ्रासाइड का रहता तो वो 3600 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, ए का, वुड का हो गया आपका बी। अगर हम लोग बात करेंगे बी का, तो बी का हो गया डी, सी का हो गया सी, और आपका डी का हो गया ए। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आए? ओके, क्वेश्चन नंबर है 247। द फ्यूल मोस्टली यूज इन स्टीम बॉयलर इज, जो हम लोग स्टीम बॉयलर में मोस्टली यूज़ करते हैं फ्यूल, वो क्या होता है? तो मेरा नॉन नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोल होता है। देखो बिटुमिनस कोल जो होता है वो दो तरह का आता है, क्या होता है कुकिंग में जो यूज़ करते हैं वो नॉन कुकिंग में यूज़ करते हैं। बात समझ में है? तो जिसमें भी मेरा 78 से, देखो नीचे में ही क्वेश्चन ये दिया गया है, द कार्बन कंटेंट इन बिटुमिनस कोल इज 78 to 81% इज सेड टू बी कुकिंग बिटुमिनस। तो ये एग्री करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा है तो ये नॉन कुकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नॉन कुकिंग हो जाता है। ठीक है, तो नॉन कुकिंग यानी कि इस तरह का जिसमें कार्बन परसेंटेज जो है 78 से 81 तक रहता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली किसमें, स्टीम बॉयलर में। तो दोनों क्वेश्चन पता चल गया कि नॉन कुकिंग बिटुमिनस यूज़ करते हैं, और अगर कार्बन परसेंटेज मेरा बिटुमिनस से 78 से लेकर 81% तक रहता है तो उसको हम लोग नॉन कुकिंग बिटुमिनस कहते हैं। तो इसको हम लोग डिसएग्री कर देंगे। तो 48 का क्या हो गया आपका बी नंबर। 49, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, यहाँ पे नेचुरल सॉलिड फ्यूल का बात किया है कि कौन सा यहाँ पे नेचुरल सॉलिड फ्यूल है। पहली बात तो बोल रहा है कि नेचुरल है, और दूसरा बोल रहा है सॉलिड फ्यूल। तो देखो यहाँ पे कोक का अगर बात करेंगे तो ये हम लोग बनाते हैं कोल, एंथ्रासाइड कोल। तो यहाँ पे नेचुरल बोला और सॉलिड फ्यूल बोला, एंथ्रासाइड कोल का बात किया, फिर पल्वराइज कोल का बात किया है, और आपका वुड का बात किया है। तो ये देखो नेचुरल जो एंथ्रासाइड होता है ये भी बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। पल्वराइज कोल को पूरी तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बोले ना, तो यहाँ पे आपका ए भी हो सकता था और आपका सी भी हो सकता है, क्योंकि एंथ्रासाइड कोल भी जो है वो लोग बनाते हैं और वुड को भी बनाते हैं, बट यहाँ पे आंसर आपका वुड दिया है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। 200 है जी 50 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैंने बताया था एंथ्रासाइड का जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पीट का मैंने देखा था, पीट का कितना होता है लगभग, अगर आपको याद होगा तो इसका लगभग होता है आपका कुछ, पीट का 23,000 होता है, 23,000। ये पीट का जो है ये आपका कैलोरीफिक वैल्यू जो है 23,000 होता है किलो जूल पर केजी। ये के मीन्स हज़ार बात करें, ठीक है, 23,000 किलो जूल पर केजी। वहीं अगर लिग्नाइट का बात करेंगे तो ये होता है आपका 25,000 हो जाता है किलो जूल पर केजी इसका कैलोरीफिक वैल्यू। बिटुमिनस कोल का बात करेंगे तो ये होता है 23,500, कितना होता है, 23,500 हो जाता है। अगर हम लोग एंथ्रासाइड का बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 36,000। तो बेसिक सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपका एंथ्रासाइड का हो जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। बात समझ में? और 16 सभी का सभी क्या है मेरा, सभी का सभी मेरा आपका है सॉलिड फ्यूल, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 251। 251 में क्या बोला गया है, द फ्यूल मोस्टली यूज इन सीमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री और मेटलर्जी। तो मैंने बताया था कि इसमें हम लोग पल्वराइज कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 252, द फ्यूल मोस्टली यूज इन ब्लास्ट फर्नेस एंड पिग आयरन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड कोक का। ये मैं अगर नहीं बताया तो याद रखिएगा, चाहे आप देखो यहाँ ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस से आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग पिग आयरन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हार्ड कोक का यूज़ करते हैं, समझ आए, हार्ड कोक का यूज़ करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कोक इज प्रोड्यूस, कोक को कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। कोक को बनाने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या तरीका था, इसमें हम लोग करते क्या थे, 42 से लेकर 48 घंटा तक हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग एक क्लोज वेसल में रख देते थे कोल को, और उसको हम लोग हीट करते थे। तो यहाँ सी नंबर देखिएगा, व्हेन द कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूसली फॉर 42 से लेकर 48 आर इन एब्सेंस ऑफ एयर इन द क्लोज वेसल। तो सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। ओके, फिर यहाँ बात करता है वुड चारकोल इज प्रोड्यूस बाय द हीटिंग द वुड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो गलत है, क्योंकि मैं आपको याद होगा कि वुड चारकोल को, वुड को हम लोग गर्म करते थे, वुड को गर्म करते थे, और इसमें मिनिमम टेम्परेचर 280 था। इससे हम लोग ज़्यादा ही टेम्परेचर देंगे, इससे मैक्सिमम टेम्परेचर दे के हम लोग हीट करते थे एब्सेंस ऑफ एयर में, तब जाके हमको वुड चारकोल मिलता था। बात समझ में है? तो ये गलत हो जाएगा। ब्रिकेट कोल इज द प्रोड्यूस फ्रॉम दी
फाइन ग्रेन कोल बाय द मोल्डिंग अंडर प्रेशर विथ और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल। तो बिल्कुल सही है। ब्रिकेट कोल जो है तो फाइन जो ग्राउंड कोल होता है उसको हम लोग मोल्ड करके अंडर प्रेशर में बाइंडिंग मटेरियल देंगे या फिर नहीं देंगे, दोनों चीज़ से हम लोग बना सकते हैं। बाइंडिंग मटेरियल में समझो जिससे उसको बांधे रखे, ठीक है, जैसे कोई फेविक्विक टाइप से हो गया, फेविगम हो गया, फिर आपको फेविकोल हो गया। 256 when coal is first dried and then crushed into the fine powder by pulverized machine। तो pulverized मशीन मतलब उसको पल्वराइज हम लोग बोलते हैं कोल। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो नॉन ऑफ दिया हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। किसको को बोलते क्या थे, पल्वराइज कोल बोलते थे। 257 when the wood is heating with a limited supply of air to a temperature not less than 80। तो ये आपका किसका बात कर रहा है, ये आपका बात कर रहा है वुड चारकोल का। 280 से कम अगर नहीं रखेंगे और उसको लगातार सप्लाई करेंगे हम लोग हीट को और एक क्लोज वेसल में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड और वुड चारकोल, ठीक है। ओके, आ जाते हैं 258 व्हेन द फाइन ग्राउंड कोल इज मोल्ड अंडर प्रेशर विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल द रिजल्टिंग फ्यूल इज कॉल्ड ब्रिकेट कोयल। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। 215 व्हेन द कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूसली फॉर 42 से लेकर 48 आवर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन ए क्लोज वेसल द प्रोसेस इज नॉन एज। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। जैसे हम कोक बनाते हैं क्या है, कोक बनाते हैं, इससे हमको मिलता क्या है, इस प्रोसेस से कोक मिलता है। क्वेश्चन नंबर आज 260 क्या बोला, द डेस इज ऑब्टेन व्हेन द कार्बोनाइजेशन ऑफ द कोयल इज कैरी आउट 500 to 700 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि जब हम लोग सॉफ्ट कोक बनाते हैं तो सॉफ्ट कोक बनाने के लिए हम लोग कोल को कार्बोनाइजेशन करते हैं, मतलब क्लोज वेसल में रखते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग करते हैं, तो उससे हमको मिलता क्या है, सॉफ्ट कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चीज़ को बोला गया कि हार्ड कोक बनाने, द हार्ड कोक इज ऑब्टेन कार्बोनाइजेशन में तो फिर से वही बंद कमरा में रखेंगे जहाँ हवा नहीं आएगा, उसको लगातार हीट करेंगे 42 से लेकर 48 घंटा तक। लेकिन अब हमको चाहिए चूँकि हार्ड कोक, तो इसे हम लोग यूज करते हैं 900 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक। बात समझ में आए, तो हम लोग 261 तक रखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। जब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के टाइम बचाने के लिए हम कभी भी जो इंट्रो नहीं डालते हैं वीडियो में, आप देखिएगा इंट्रो हम लोग नहीं डालते हैं। इंट्रो किस नहीं डालते, ताकि आप लोग को जो है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। और मैं शुरू में सब्सक्राइब वगैरह का ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ। तो वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लगा। नीचे में लिंक दिया गया है आपका टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए आरकेजन का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, आरकेजन का सोल्यूशन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर लगाएगा, क्योंकि आरकेजन का सोल्यूशन जो हम लोग पूरा डीपली वाइज कर रहे हैं उससे आपका मैकेनिकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। वहाँ डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट वाइज सब चीज़ देखते हैं, मतलब बेसिकली वो हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं मैकेनिकल का सिलेबस को पूरा तरह से। वो आपका गेट, ईएससी, डीआरडीओ सब चीज़ के लिए होता है, राइट। और ये जो आर एस खुरमी का सोल्यूशन है हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं, एक तरह से शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। मेनली फाइनल डिटेल वाइज आपको जानना है तो आरकेजन का सोल्यूशन देखिए, वहाँ पूरा डिटेल वाइज हम लोग बताते हैं, पूरा डीप से, राइट। वहाँ पे आपका आरकेजन का सोल्यूशन भी होगा, साथ ही साथ आपका मैकेनिकल का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, डेरिवेशन भी कंप्लीट होगा, थ्योरी भी पूरा कंप्लीट होगा, मैकेनिकल का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, मतलब हर एक चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप आर एस खुरमी को देखिए, क्योंकि आर एस खुरमी बेसिकली शॉर्ट रिवीजन है, ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आ जाए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।